Today is the seventh lecture of financial management, which is all about common stock valuation, and in particular, we will study variable growth rate model. In our last lectures, we have discussed uh, how to drive the intrinsic value or the estimated value of the common stock. Common stock की valuation के लिए जो models हमने propose किया था, that was the dividend discount model. डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में जब हम कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो हमने तीन मॉडल्स देखे। एक जीरो ग्रोथ रेट केस एज जीरो ग्रोथ रेट मॉडल, सेकंड वन वाज द कांस्टेंट ग्रोथ रेट केस, एंड द थर्ड वन इज द वेरिएबल ग्रोथ रेट केस। इसमें जो फर्स्ट टू आपके हैं मॉडल्स हैं जो या जो केसेस हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और उसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी डिस्कस कर लिए हुए हैं। अभी इस लेक्चर में क्योंकि बहुत देर बाद ये लेक्चर हो रहा है तो इसमें मैं जो फर्स्ट टू केसेस हैं उसकी रिवीजन करूंगा। उसके बाद फिर हम वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल की तरफ जाएंगे और उससे एसोसिएटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। So first of all, the zero growth rate case. What was the zero growth rate case? ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का एक वो केस था कि जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो डिविडेंड्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे ओवर द लाइफ ऑफ द स्टॉक। जो डिविडेंड्स हैं वो कांस्टेंट हैं, so that the d naught is equal to d1 is equal to d2 is equal to d infinity that is equal to d। इसका मतलब है कि हर साल पे जो डिविडेंड्स हैं वो एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट ईयर पे डिविडेंड $10 है तो दूसरे साल पे भी वही होगा, तीसरे पे भी वही होगा, फोर्थ पे भी वही होगा। तो इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि जो डिविडेंड्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे, वो कांस्टेंट हैं। सो दिस वाज द जीरो ग्रोथ रेट केस। सेकंड वन वाज द कांस्टेंट growth rate case. This is not the zero. This is basically the constant growth rate case. Constant growth rate case जिसको हम गोर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में हम अज्यूम करते हैं कि जो डिविडेंड्स हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो ग्रो कर रहे हैं एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट से। okay? So in this case we have this diagram where 0 is equal to 0th year, 1 2 3 4 ये years को number of years को represent कर रहे हैं। So if D1 is the dividend at first year, D2 is the dividend at second year, D3 is the dividend at third year, and D4 is the dividend at fourth year। इसी तरह DN है किसी भी ईयर का डिविडेंड। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो डिविडेंड्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, हर साल ग्रो कर रहे हैं विद द कांस्टेंट ग्रोथ रेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। इसका हमने फॉर्मूला भी देखा था और इसकी हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो इस केस में यानी कांस्टेंट ग्रोथ रेट केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो डिविडेंड्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं और एक कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहे हैं और वो ग्रोथ रेट आपका चेंज नहीं होता। यानी वही ग्रोथ रेट अगर 10% ग्रोथ रेट है एट द स्टार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टॉक, वही 10% ग्रोथ रेट आपका थ्रू आउट 10% ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ग्रोथ रेट आपका कांस्टेंट है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था PC इज इक्वल टू D1 ओवर RD माइनस G। यानी फर्स्ट ईयर के डिविडेंड को जब आप डिवाइड करते हैं किससे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट से, तो आपके पास उसका जो है वो प्राइस ऑफ द स्टॉक निकल आती है। The third one is, which is our today's topic, that is the variable growth rate model। जो पिछला आपका मॉडल था ये, इसमें था कि कांस्टेंट आपका जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट रहता है। इसके उल्ट जो वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल है वो एक ऐसा मॉडल है कि जिसमें जो ग्रोथ रेट है वो चेंज होता है ओवर द लाइफ ऑफ द स्टॉक। वो ग्रोथ रेट आपका 2 या 3 दफा चेंज होता है। तो वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल में की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज अ डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच that allows for the change in the dividend growth rate। There are two further subtypes of this model। अच्छा, इस ग्रोथ रेट मॉडल में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो डिविडेंड ग्रोथ रेट है वो चेंज होता है ओवर द लाइफ ऑफ द स्टॉक। इसमें दो तरह के मॉडल्स यूज होते हैं। वेरिएबल ग्रोथ रेट में फर्दर दो तरह के जो है वो मॉडल्स यूज होते हैं। फर्स्ट इज द टू फेज मॉडल एंड इज द थ्री फेज मॉडल। ठीक है, पहले देखते हैं कि टू फेज मॉडल क्या होता है, उसके बाद देखते हैं थ्री फेज मॉडल। व्हाट इज द थ्री फेज मॉडल? टू फेज मॉडल ऑफ वेरिएबल ग्रोथ रेट मीन्स दैट कि जो डिविडेंड ग्रोथ रेट है वो 2 दफा चेंज होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच दैट अलाउज फॉर द चेंज इन डिविडेंड ग्रोथ रेट 2 times
ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्टॉक कि जो डिविडेंड ग्रोथ रेट है वो 2 दफा चेंज होता है। इसमें ये डायग्राम देखें, फर्ज करें कि ये टाइमलाइन है जो कि जिसके ऊपर डिविडेंड्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। सो डी नॉट इज द डिविडेंड एट 0th ईयर एंड D1, D2, D3 इज द डिविडेंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर। तो पिछले मॉडल में हमने देखा था कि जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट रहता है। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो टू फेज मॉडल में जो ग्रोथ रेट है आपका वो 2 दफा चेंज होता है। तो फर्ज करें कि पहले 6 साल फ्रॉम फर्स्ट टू 6th ईयर जो ग्रोथ रेट है वो 10% है, ठीक है। तो उसको मैंने कह दिया G1 एंड दैट इज द फेज 1। ये फेज 1 है, यानी वो ग्रोथ रेट जिसमें आपकी जो ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहता है एक खास नंबर ऑफ ईयर्स तक, उसको मैंने फेज 1 कह दिया। अब 6 साल से ऑनवर्ड जो ग्रोथ रेट है डिविडेंड्स का वो चेंज होता है, उसको मैंने कह दिया दिस इज G2 एंड दैट इज 6%। और इसको मैं कह दूंगा ये इसका डिविडेंड का ये सॉरी स्टॉक का फेज 2 है, स्टॉक की लाइफ का फेज 2 है। तो फेज 1 में जो डिविडेंड है वो पहले 6 साल के लिए जो है वो 10%, और फेज 2 में जो डिविडेंड है वो 6 ईयर्स ऑनवर्ड जो है वो 6%। इस एग्जांपल में लेट्स सपोज कि ये वाले जो हैं वो आपके ग्रोथ रेट्स हैं। दैट कुड बी डिफरेंट, ये सिर्फ एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10% एंड 6% मेंशन किया, ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। सो टू फेज मॉडल में वी अज्यूम दैट your dividends are your dividend growth rate are constant for one particular period of time, then they are changed in the second phase or in the next phase। वो जो dividends हैं वो चेंज होती हैं। तो इसमें टू फेज मॉडल में जो डिविडेंड की ग्रोथ रेट है वो 2 दफा मेंशन होता है या 2 दफा चेंज होता है। एक खास लम्हे के लिए, एक खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहता है, फिर ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखें कि टू फेज मॉडल में जो ग्रोथ रेट है वो 2 दफा चेंज होता है, ठीक है। देन द थ्री फेज मॉडल, नाम से जाहिर है अगर आपको टू फेज मॉडल की समझ आ गई तो थ्री फेज मॉडल में जो डिविडेंड ग्रोथ रेट है वो 3 दफा चेंज होगा, ठीक है। 3 टाइम्स वो चेंज होगा। So it is the valuation approach model that allows for the change in the dividend growth rate 3 times during the life of the stock। तो फर्ज करें कि ये टाइमलाइन है और इसमें हम अज्यूम करते हैं पहले 3 साल जो ग्रोथ रेट है वो 10% रहता है, अगले 3 साल यानी चौथे साल से लेकर छठे साल तक जो ग्रोथ रेट है वो 8% है, और फिर 6th ईयर ऑनवर्ड यानी 7th ईयर से ऑनवर्ड जो ग्रोथ रेट है वो चेंज होगा। तो इसमें 3 तरह के फेजेस होंगे। एक फेज 1 जिसमें ग्रोथ रेट 10% था, 0 to 3 ईयर। फिर दूसरा फेज 2 जिसमें ग्रोथ रेट आपका 8% था, जो कि तीसरे साल के एंड से लेकर और 6th ईयर के एंड तक है। और तीसरा फेज है आपका 7th ईयर ऑनवर्ड, जो है वो ग्रोथ रेट आपका 5% है। तो इसमें 3 तरह की ग्रोथ रेट्स आपके मेंशन है। ये याद रखिए कि जो ग्रोथ रेट्स हैं ये डिविडेंड्स के ग्रोथ रेट्स हैं, दीज आर नॉट समथिंग एल्स। ये डिविडेंड्स की ग्रोथ रेट्स हैं कि आपके जो डिविडेंड्स हैं वो किस परसेंट से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सो फेज 1 यहाँ पे 0 to 1 ईयर, ये डिफरेंट भी हो सकता है, हर क्वेश्चन में डिफरेंट है। हम अज्यूम करते हैं कि फेज 1 आपका 3 साल का, पहले 3 साल का, उससे अगले 3 साल का फेज 2 है जिसमें डिविडेंड आपका ग्रो करे 8% से, और उससे अगले साल फॉर इन्फिनिटी आपका जो ग्रोथ रेट है वो 5% है, जिसको मैंने G3 कह दिया। तो थ्री फेज मॉडल ऑफ वेरिएबल ग्रोथ रेट का आपको समझ अब आ जानी चाहिए कि इसमें जो डिविडेंड के ग्रोथ रेट्स हैं वो 3 दफा चेंज होते हैं, ठीक है। सो हेंस देयर आर थ्री फेजेस ऑफ द डिविडेंड ग्रोथ रेट। आइए अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक जो है सॉरी ये होगा आपका वेन हॉर्न से लिया गया है, वेन हॉर्न से दिया है, और दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 4 का प्रॉब्लम नंबर 5 है, और ये आपका पास पेपर का क्वेश्चन भी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, डेल्फी प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन करंटली पेज अ डिविडेंड ऑफ $2 पर शेयर। डेल्फी प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, अभी करंटली वो डिविडेंड पे कर रही है 2 पर शेयर। करंट डिविडेंड को हम डी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डी नॉट यहाँ से आपके पास आ गया $2 पर शेयर। दिस डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू एट 15% एनुअल रेट फॉर 3 years। ये जो डिविडेंड है ये अगले 3 साल के लिए 15% के लिहाज से ग्रो करेगा। तो जो G1 आपके पास है, G1 वो होगा
15%, ये यानी अगले 3 साल के लिए जो डिविडेंड्स हैं वो 15% से ग्रो करेंगे। देन एट 10% देन एट 10% फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, फिर चौथे साल से लेकर छठे साल तक जो ग्रोथ रेट है यानी G2 जो है वो 10% है। जो सेकंड जो फेज का ग्रोथ रेट है वो 10% है। आफ्टर विच इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% रेट फॉर एवर, यानी छठे साल से ऑनवर्ड, 7वें साल से ऑनवर्ड जो जो डिविडेंड ग्रोथ रेट है, जो थर्ड डिविडेंड ग्रोथ रेट है 5%, वो 5% से फॉर एवर ग्रो करेगा। तो G3 आपके पास यहाँ पे आ गया 5%। What value would you place on the stock if an 8% rate of return was required? अगर required rate of return RD आपके पास 18% है तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक क्या होगी? अच्छा, ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इसको आसान करना, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करें। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी डायग्राम। जो मैंने अभी क्वेश्चन अभी आपके सामने पढ़ा है उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी कि इफ दिस इज द टाइमलाइन, तो पहले 3 साल जो ग्रोथ है वो 15% बनेगी, यानी G1 आपकी होगी 15%। अगले 3 साल यानी चौथे साल से लेके छठे साल जो सेकंड ग्रोथ रेट है वो 10% होगी। फिर छठे साल के एंड से लेके ऑनवर्ड जो ग्रोथ रेट है वो 5% बनेगा। ठीक है, तो 3 फेजेस आपके पास होंगे। एक तो फेज 1 जो पहले 3 साल पे मुश्तमिल है, फेज 2 जो अगले 3 साल पे मुश्तमिल है, और फेज 3 जो कि नेक्स्ट 6 ईयर ऑनवर्ड फॉर एवर आपका फेज 3 चलेगा। इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 18%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक? इसको हमने स्टेप वाइज कैलकुलेट करना है। स्टेप वाइज कैलकुलेट करने का इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप फेज 1 को सॉल्व करें, उसके बाद आप फेज 2 को सॉल्व करें, फिर उसके बाद आप फेज 3 को सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब ये है कि पहले आपने क्या करना है कि फेज 1 के डिविडेंड्स फाइंड करने हैं, पहला स्टेप, साथ ही उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप फेज 2 के डिविडेंड्स फाइंड करने हैं, यानी D4, D5, D6, और साथ ही उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसके बाद आपकी जो फेज 3 है वो जरा थोड़ा सा डिफरेंटली जो है वो सॉल्व होगा। सो पहले देखते हैं कि हम फेज 1 कैसे सॉल्व करते हैं। फेज 1 हमने सॉल्व करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द डिविडेंड्स एंड देयर प्रेजेंट वैल्यू, और उसके बाद आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। सो फेज 1 आपका 3 साल का है, जैसे कि ऊपर डायग्राम में मेंशन है। जो डायग्राम है वो सिर्फ आपकी फेज 1, मैंने सिर्फ फेज 1 को उठाकर यहाँ पे लिखा है। तो आपका जो फेज 1 है वो आपका 3 साल पे कंसिस्ट कर रहा है, और उसमें जो ग्रोथ रेट है यानी जो फेज 1 की ग्रोथ रेट है वो 15% है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये टेबल फॉर्मुलेट करना है। टेबल आपने लिखना है, टेबल में आपने पहला कॉलम बनाना है ईयर्स का, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, और दूसरा कॉलम आपने लिखना है कि आप डिविडेंड्स कौन सा कैलकुलेट कर जा रहे हैं, और तीसरा कॉलम आपने इसकी कैलकुलेशंस, डिविडेंड्स आपने कैलकुलेट कैसे करनी है उसकी अमाउंट लिख दें, साथ ही आंसर लिख दें। चौथा कॉलम आपका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए जो डिनोमिनेटर में होता है ना 1 + i raised to the power n प्रेजेंट वैल्यू के लिए, वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और फिफ्थ कॉलम में आपने इसकी हर डिविडेंड की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल कि आपने ये कॉलम बना लेना है फेज 1 को सॉल्व करने के लिए। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स लिखने हैं 0, 1, 2, 3। 0 स्टैंड्स फॉर करंट डिविडेंड। आपको मैंने बताया था कि करंटली वो जो डिविडेंड पे कर रहा है वो $2 पे कर रहा है। अब हमने 1 बाय 1 सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके डिविडेंड्स फाइंड करने हैं। सो डिविडेंड 1 फाइंड करने के लिए फर्स्ट डिविडेंड D1 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है D0 × 1 + g raised to the power n। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी ईयर का डिविडेंड आपने फाइंड करना है तो D0 को मल्टीप्लाई करना है 1 + g raised to the power n। ये वहां पे ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो D0 इज 2, 1 + g इज 1 + 0.15। 0.15 क्या है? ये 15% ग्रोथ रेट है। ठीक है, 15% नहीं मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे इसको फ्रैक्शंस में लिख दी है। रेज टू द पावर n, n इज नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे है 1, तो 1 ही यहाँ पे लिखेंगे रेज टू पावर 1। इसको मल्टीप्लाई किया तो D1 की वैल्यू आ गई 2.30। ये यहाँ पे मैंने लिख दी D1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2.30। 1 + रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रेज टू द पावर n, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है आपका 0.18। 1 + 0.18 रेज टू पावर 1, ये आंसर आता है आपका 1.18। अच्छा, अब डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए ना आपने क्या करना है कि कॉलम 3 को कॉलम 4 से डिवाइड कर देना, यानी 2.3 को 1.18 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा आपका 9.18।
1.95। ये कैसे आया? ये आपने 2.3 जो डिविडेंड था आपका, सॉरी 2.30, उसको आपने डिवाइड किया है 1.18 से, ठीक है। यानी कॉलम 3 डिवाइडेड बाय कॉलम 4 इज इक्वल टू कॉलम 5। कॉलम 5 का जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा कि आप कॉलम 3 का जो आंसर है उसको आप डिवाइड कर दें कॉलम 4 के आंसर से, तो आपके पास इसकी डिविडेंड की, फर्स्ट ईयर की डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1.95। इसी तरह D2 फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि D0 विच इज $2 इंटू 1 प्लस जी वन है आपका 0.15 रेज टू द पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी पावर है ना, D2 फाइंड करना है तो पावर 2 लगा दें, तो D2 आपके पास आ जाएगा 2.65। इसके साथ ही इसका जो ये जो डिस्काउंट फैक्टर है 1 प्लस आर डी रेज टू पावर एन, वो फाइंड कर लें। अब यहाँ पे ना सेकेंड ईयर में जो एन की वैल्यू है वो 2 आएगी, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगी, तो 1.8 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वही रहेगा, रेज टू पावर 2, आंसर आ गया 1.39। अब हमने क्या करना है कि 2.65 को 1.39 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1.90। इसी तरह D3 आपने फाइंड किया, 2 इंटू 1 प्लस 0.15 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 3.04, और इसका जो डिस्काउंट फैक्टर बनेगा वो होगा 1 प्लस 0.18 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे 3 से हम इसकी जो पावर है वो ले लेंगे, इज इक्वल टू 1.64। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे 3.04 को डिवाइड करेंगे 1.64 को, तो आंसर आएगा 1.85, ठीक है। अब लास्ट हमने क्या करना है कि फेज 1 को सॉल्व करने के लिए इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू आई है ना, ये इसको हमने सम ऑफ कर लेना है। इसको सम ऑफ करेंगे यानी 1.95 प्लस 1.90 प्लस 1.85 इज इक्वल टू 5.70। तो फेज 1 आपका सॉल्व हो गया। फेज 1 के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ गई 5.70, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फेज 1। आपने फेज 1 सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं फेज 2 की तरफ। फेज 2 को भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, यानी आपने इसकी डिविडेंड्स को कैलकुलेट करना है और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सिंपल उसी तरह जो है वो आपने करना है। अब यहाँ पे मैंने फेज 1 आपका था 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, और फेज 2 आपका शुरू होता है थर्ड ईयर के एंड से और 6th ईयर तक आपका फेज 2 चलता है। अब ये याद रखिएगा कि जो फेज 2 है जो कि आपका 4th ईयर से स्टार्ट हो रहा है और थर्ड ईयर से स्टार्ट हो रहा है और फिर 4th, 5th एंड 6th ईयर तक जा रहा है। फेज 2 आपका एंड हो रहा है थर्ड ईयर पे, उसके साथ ही आपका फेज 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब जो D3 है वो फेज 1 का एंड वाला डिविडेंड है, ठीक है, ये जहन में रखें। जो D3 होगा वो फेज 1 का लास्ट डिविडेंड होगा, इसके आगे तो फेज 2 शुरू होता है। लेकिन जो D3 है, जो D3 होगा वो फेज 1 का लास्ट डिविडेंड तो है, लेकिन ये फेज 2 का फर्स्ट करंट डिविडेंड होगा, ठीक है। आपका जो फेज 2 है वो इससे स्टार्ट हो रहा है और फेज 2 का जो फर्स्ट डिविडेंड है वो D4 होगा, और फेज 2 का जो सेकंड डिविडेंड है वो D5 होगा, और फेज 2 का जो सिक्स्थ डिविडेंड है, सॉरी जो थर्ड डिविडेंड है वो D6 होगा, ठीक है। तो फेज 2 का ये फर्स्ट डिविडेंड होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, क्योंकि फेज 2 आपका स्टार्ट हो रहा है तीसरे ईयर पे, तो ये 0th ईयर होगा फेज 2 के लिए, और फर्स्ट ईयर होगा 4th ईयर, जो एक्चुअल में 4th ईयर है वो फेज 2 का पहला साल होगा, और दूसरा साल होगा 5वां साल, और छठा साल जो है वो फेज 2 का तीसरा साल होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से कैलकुलेशन हम करेंगे। इसी तरह उसकी जो जिस तरह हमने फेज 1 कैलकुलेट की है उसी तरह हमने इसकी क्या करना है कि टेबल फॉर्मुलेट करना है। फेज 2 आपका स्टार्ट हो रहा है थर्ड ईयर से, और थर्ड ईयर आपका होगा D3, और D3 आपका है 3.04। अच्छा, अब यहाँ पे जो D4 है वो जो है वो फेज 2 के लिए D1 होगा, यानी जो चौथा साल है ना वो बेसिकली फेज 2 का पहला साल है, और जो 5वां साल है वो फेज 2 का सेकंड ईयर है, और जो 6th ईयर है वो दूसरे फेज के लिहाज से थर्ड ईयर है, और जो थर्ड ईयर है वो दूसरे फेज के लिहाज से
जीरोथ ईयर है, ठीक है। तो D4 हमने कैलकुलेट करना है, वो कैसे, D4 का वैल्यू आएगी 3.04, यहाँ पे इसकी ग्रोथ लगेगी 10%। अब यहाँ पे होगा फर्स्ट ईयर रेज टू द पावर 1। रेज टू द पावर 1 हमने क्यों किया, यहाँ पे 4 क्यों नहीं किया, 4 इसलिए नहीं किया कि ये टोटल फोर्थ ईयर है, लेकिन ये फेज 2 का पहला साल है, इस वजह से ये फेज 2 का फर्स्ट डिविडेंड होगा, इस वजह से रेज टू द पावर 1 की है, तो 3.35। लेकिन जब हम डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रेज टू द पावर n, तो उसमें हम n की वैल्यू 4 ही लिखेंगे, क्योंकि हमें इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए वो जीरोथ ईयर पे चाहिए, वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये होगा 1.18 रेज टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1.94। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो 3.35 को डिवाइड करें 1.94 से, तो आपके पास आएगा 1.73। ये होगा 3.35 divided by 1.94 that is equal to 1.73। इसी तरह D5 बेसिकली ये फेज 2 का सेकंड डिविडेंड है, इसलिए मैंने किया इसको रेज टू पावर 2। डिविडेंड्स कैलकुलेट करते हुए अगले फेज की याद रखिए कि जो पावर लेंगे वो उस फेज के ईयर के हिसाब से लेंगे, लेकिन जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम पावर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से, ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो ये होगा 1.18 रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू 2.29, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी 1.61। इसी तरह D6 जो कि थर्ड डिविडेंड है फेज 2 का, विच इज इक्वल टू 3.04 मल्टीप्लाई 1.10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 4.05 D6 होगा। इसी तरह इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो होगी 1.15। अच्छा, हमने फेज 2 के डिविडेंड्स हैं वो भी कैलकुलेट कर लिए और उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी साथ कैलकुलेट कर ली। इनके प्रेजेंट वैल्यू को हम प्लस करेंगे और फेज 2 के डिविडेंड्स का टोटल, प्रेजेंट वैल्यू के डिविडेंड का टोटल आएगा 4.83। अब हमने फेज 1 भी कैलकुलेट कर लिया और फेज 2 भी सॉल्व कर लिया, दैट वाज, एंड फेज 2 की वैल्यू आई आपके पास 4. जो है वो 83। नाउ नेक्स्ट इज कि हमने फेज 3 सॉल्व करना है। अब जब हम फेज 3 सॉल्व करेंगे ना, डायग्राम को देखें, प्रीवियस डायग्राम को अगर हम देखें, ओरिजिनल डायग्राम को जो ये थी, फेज 2 आपका, फेज 1 जो था वो तीसरे साल पे खत्म हो रहा था, फेज 2 भी आपका छठे साल पे खत्म हो रहा था, लेकिन फेज 3 जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे कि फेज 3 आपका 6th ईयर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये कहीं पे भी खत्म नहीं हो रहा है, ये इन्फिनिटिवली लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट है। अच्छा, ये जो ग्रोथ रेट है 5%, ये आपकी कांस्टेंट है और ये आपकी कंटिन्यू रहेगी फॉर एवर, जब तक आपका जो स्टॉक है वो ट्रेड होता रहेगा, ठीक है। तो इसकी जब तक आपकी लाइफ है कंपनी की, तब तक इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 5% रहेगी। सो फेज 2 जब हमने सॉल्व, फेज 3 सॉरी हमने जब सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो वही लगाएंगे जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल का फॉर्मूला था, एंड दैट वाज, हमने फेज 3 सॉल्व करना है। तो फेज 3 इज द कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड्स एंड देयर प्रेजेंट वैल्यू। तो इस फेज में हम क्या करेंगे कि गोर्डन ग्रोथ मॉडल यूज करेंगे। D6 होगा फेज 3 का करंट डिविडेंड और D7 होगा फेज 3 का जो है वो करंट डिविडेंड। अब इसकी प्राइस होगी, जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल है उसका फॉर्मूला था D1 ओवर RD माइनस G, दैट इज 4.25। D1 है 4.25 ओवर D7 कैलकुलेट करना है तो होगा 4.05, जो कि D6 है। 1 प्लस 0.05 ये होगा आपका G3, यानी थर्ड ईयर का ग्रोथ रेट रेज टू द पावर 1, दैट इज इक्वल टू 4.25। यानी आपका जो D7 है, जो एक्चुअली में D1 है, जो फर्स्ट डिविडेंड है आपका फेज 3 का, वो होगा 4.25। 4.25 को डिवाइड करेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 0.18 ओवर 0.18 माइनस 0.05, तो प्राइस आपके पास आएगी 3.25। अब फेज 3 के डिविडेंड की जो प्रेजेंट वैल्यू ये आई है, ये होगी प्रेजेंट वैल्यू आपकी 6th ईयर पे, ठीक है। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू एट 6th ईयर। हमने क्या करना है कि इसको 0th ईयर पे लेके आना है, तो हम इसकी फर्दर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे कि ये आपकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी 3.70, और हमने इसको 0th ईयर पे लेके आना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1.18 रेज टू द पावर 6,
6 से क्यों हमने इसको किया, क्योंकि जो आपका फेज 3 है वो छठे साल से शुरू हो रहा है। अगर ये 7वें साल से शुरू होता तो हम इसको करते रेज़ टू द पावर 7, अगर ये 10वें साल पे शुरू होता तो हम इसको करते रेज़ टू द पावर 10। इसी तरह फेज 3 का जो टोटल आया वो था 12.11। अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी फाइनल स्टेप जो होगा वो इन तमाम फेजेस के जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं, जो इनके आंसर्स हैं, उसको ऐड कर दें। फेज 1 का टोटल था 5.70, फेज 2 का टोटल था 4.83 और फेज 3 का टोटल है 12.11। इन तीनों को प्लस किया तो आंसर आया आपके पास 22.65। ये बेसिकली होगा आपकी जो डिविडेंड्स हैं, सॉरी आपका जो जो आपका स्टॉक है उसकी प्राइस अंडर वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल, इफ वी फॉलो द 3 फेज मॉडल। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 90 पे, वेन हॉर्न का प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर 91, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। गिटमैन की प्रॉब्लम नंबर 11 से लेकर 14 तक, पेज नंबर 298 से लेकर 299 तक। यहाँ तक तो था आपका